Hello guys, welcome to 27th episode of Global and Indian Affairs. So वीकेंड फोकस सीरीज का 7th एपिसोड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह विल विजिट नाइजीरिया बिटवीन May 28 to 30th 2023 to attend the swearing in ceremony of the president elect of the West African nation Mr. Bola Ahmed Tinubu in Abuja on 29th May। सो नाइजीरिया में क्या हुआ कि फरवरी मंथ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। तो उसमें जो बोला अहमद तिनुबू जी हैं, सो बोला अहमद तिनुबू जी उन्होंने जीत लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी वो स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं नाइजीरिया। ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ एन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू नाइजीरिया। सो ये राजनाथ सिंह, सिर्फ राजनाथ सिंह जी का नहीं, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का भी फर्स्ट विजिट टू द कंट्री है। ठीक है। सो कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एक तो आ सकता है कि विच ऑफ द बिलो कंट्रीज डिड राजनाथ सिंह द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली विजिट? सो आंसर वुड बी नाइजीरिया। इससे पहले उन्होंने क्या कौन सा कंट्री विजिट किया था? मालदीव्स। ठीक है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट अभी जो आउट गोइंग है, मतलब कल तक जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो है मोहम्मद बुहारी। ठीक है, ये है मोहम्मद बुहारी। परसों से कौन हो जाएंगे? बोला अहमद तिनुबू। कैपिटल ऑफ नाइजीरिया अबूजा। करेंसी ऑफ नाइजीरिया इज नाइजीरियन नायरा। ठीक है, ये है नाइजीरिया का फ्लैग। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय तिर्के रिव्यूड द implementation support mission of World Bank assisted rejuvenating watersheds for agricultural resilience through innovative development reward program। सो काफी लंबा नाम है। सो वर्ल्ड बैंक का रिवार्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसका एक रिव्यू हुआ है बाय सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है। सो कितना प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ है, उसको लेके एक रिव्यू हुआ है। रिवार्ड इज ए World Bank assisted watershed development program which is being implemented from 2021 to 2026। Development objective of reward program is to strengthen capacities of national and state institutions to adopt improved watershed management for increasing farmers' resilience and support value chains in selected watersheds of participating states। The program is being implemented to introduce modern watershed practices in the Department of Land Resources, in the Ministry of Rural Development, and in the states of Karnataka and Odisha। सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो कौन से दो स्टेट में वाटरशेड डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आंसर इज कर्नाटका एंड ओडिशा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल बजट आउटले ऑफ रिवार्ड प्रोग्राम इज 167.71 US मिलियन डॉलर्स। ठीक है, ओवर ए प्रोग्राम पीरियड ऑफ 4.5 years। बाकी जो है थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टोटल बजट आउटले कितना है रिवार्ड प्रोग्राम का? 167.71 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है। सो थ्री थिंग्स हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है। एक तो है कि रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है। ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक ड्रिवन है। कब से कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 2021 से 2026। कौन से दो स्टेट्स में? कर्नाटका, ओडिशा। कितना बजट ओवरले है? 167.71 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, प्रिसाइडेड ओवर द 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग अंडर G20 प्रेसिडेंसी विद द थीम विकसित भारत एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। सो ये है 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का थीम। सो क्वेश्चन आ सकता है कि 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, थीम क्या था? विकसित भारत 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। In order to make India a developed country by 2047, PM Modi deliberated on issues related to health, skill development, women's empowerment and infrastructure development। ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़ देने का और एक रीज़न है कि प्रगति मैदान में एक नया कन्वेंशन सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो मीटिंग हुआ है ये उसी कॉन्वेंशन नए कॉन्वेंशन सेंटर में हुआ है, और आपका जो G20 समिट होगा ना वो भी यहीं पे होगा। ठीक है, साथ में ये जो कॉन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में, ये बेसिकली आपका इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रगति मैदान में। ठीक है, कॉन्वेंशन सेंटर इन प्रगति मैदान। आईटीपीओ के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। सो ये है प्रदीप सिंह खरोला। आईटीपीओ फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1992। ठीक है, सो हेडक्वार्टर तो पता चल ही गया, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में है। बाकी चेयरमैन एंड एमडी है प्रदीप सिंह खरोला एंड फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1992। ये है आईटीपीओ का लोगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The Union Finance Ministry announced the minting of a rupees 75 coin to commemorate the inauguration of the new Parliament building. So कल के दिन इनॉग्रेट होने वाला है हमारा नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग। सो थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं अगर आपने नहीं देखा है ऑलरेडी। ये है हमारा पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये है हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, the coin will have an image of the new parliament complex and an inscription stating parliament complex. Okay, according to the statement, the rupees 75 coin will be circular in shape with a diameter of 44 mm. ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कॉइन है, सो ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही सकता है। ठीक है, तो 75 रुपीज़ का कॉइन रिलीज किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, टू कॉमेमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कॉइन का शेप होगा सर्कुलर। ठीक है, डायमीटर होगा 44 मिलीमीटर्स। इट विल हैव 200 सेरेशंस अलोंग द एजेस। चलिए एक बार सेरेशंस का मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा है। सेरेशंस, serrated condition or form, age or formation, one of the notches or teeth of such an age or formation. ठीक है, सो ए रो ऑफ नॉचेस और टूथ लाइक प्रोजेक्शंस ऑन एन एज। सो आपने नॉर्मली देखा ही होगा, जो भी कॉइन्स रहता है, कॉइन्स के एजेस में कुछ थोड़ा सा रफ पैचेस टाइप का रहता है। ठीक है, तो उसी को वो लोग सेरेशंस बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये सर्कुलर रहेगा, ठीक है, तो सर्कुलर एजेस में 200 सेरेशंस रहेगा। ओके, द कॉइन विल बी composed of a quaternary alloy with 50% silver, 40% copper, 5% nickel and 5% zinc. So quaternary मतलब चार मेटल्स का मिश्रण रहेगा। ठीक है, सो 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक। सो क्वेश्चन एक आ सकता है कि जो ₹75 कॉइन रिसेंटली रिलीज किया गया था, आ, उस उसमें जो एलॉय है, ठीक है, एलॉय का जो कंपोनेंट्स है वो कौन से रेशियो में है। ठीक है, सो आपको याद रखना होगा 50 50 सॉरी 50-40। ठीक है, फिर 5 and 5। क्या क्या मेटल्स है? सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, निकल है, और क्या है? जिंक। वैसे अगर आप साइंस पढ़े हैं तो सिल्वर Ag, ठीक है, कॉपर Cu, निकल Ni और जिंक का Zn। इतना याद रखने से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इन नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? द obverse side of the coin will feature the lion capital of Ashoka pillar in the center with the inscription सत्यमेव जयते, वो तो सब में रहता है. द वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ओके, भारत रहेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में. will appear on the left periphery while India will be displayed on the right periphery. Okay. Coin will also bear the Indian rupee symbol, ये तो रहेगा ही. 75 description रहेगा. Okay. On the reverse side, the coin will showcase an image of the Parliament complex. ठीक है. Upper periphery will feature the inscription सांसद भवन in देवनागरी स्क्रिप्ट. ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा. सांसद भवन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऊपर में रहेगा एंड नीचे में रहेगा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश. ठीक है. Year 2023 will be inscribed in international numerals below the image of the parliament complex. ये तो रहता ही है नॉर्मली कॉइन में. अच्छा, कुछ फैक्ट्स अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव ए built up area of 65,000 square meters. Okay. Building will be triangular in shape. पता ही है, पिक्चर दिखा दिया मैंने. लोक सभा हॉल विल हैव ए सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 888 MPs. ठीक है. तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है इसका प्राइमरी रीजन है सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पुराना जो पार्लियामेंट था वो काफ़ी सालों पहले बनाया गया था, तो अभी एकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक है. नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने का भी प्लान है गवर्नमेंट का, तो इसीलिए नया पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया गया है. सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लोकसभा कितना हो गया है? 888. ठीक है. ओल्ड पार्लियामेंट का मैक्सिमम मेंबरशिप था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 552 MPs, जिसमें से 543 फील्ड है. ठीक है. ऑल्सो राज्यसभा में 384 सीट्स का कैपेसिटी बना दिया गया है, और ओल्ड पार्लियामेंट में कितना था? 250 MPs का कैपेसिटी था, जिसमें से 245 फील्ड है. ठीक है. थीम ऑफ द लोकसभा विल बी द नेशनल बर्ड पीकॉक. वेरी इंपॉर्टेंट. लोकसभा का जो थीम है वो रखा गया है पीकॉक बेस्ड. ठीक है. एंड थीम ऑफ द राज्यसभा विल बी द नेशनल फ्लावर लोटस. ठीक है. कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सेंगल है वो स्पीकर के सीट के सामने प्लेस किया जाएगा. ठीक है. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. बिल्डिंग हैज बीन डिजाइन्ड बाय HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैंने जो जो पोर्शन मार्क किया है, और स्पेशली द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड थीम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये डेफिनेटली आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए. ठीक है. हाई चांसेस है ये आएगा ही इस बार क्वेश्चंस में. ठीक है, जो भी करंट अफेयर का एग्जाम. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स saw a fall of $6.052 billion to $593.477 billion as on May 19, 2023. ओके. सो अभी जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो करंट वैल्यू है वो है $593.477 बिलियन. सो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था 588.74 आई थिंक, वैसा कुछ था. उसके बाद जो भी चेंजेस हुआ था, ठीक है, उसको लेके डिस्कशन नहीं हुआ था. अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो है आपका 593.477. ठीक है. इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए. ये है बेस्ड ऑन आपका May 19 का डेटा. ठीक है. बीच में ये 599.529 हो गया था. सॉरी, इसको हाईलाइट करते. सो बीच में क्या हुआ था? 599.529 हो गया था ऑन द वीक एंडेड May 12. ठीक है. बट अभी रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होकर $593.477 बिलियन. सो लेट्स से ये तो पिछले वीक का है. ठीक है. इस वीक वापस से कुछ एक अपडेट होगा, तो अगले वीक में भी हम लोग को वो अपडेट मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा. अभी के लिए ये फिगर जो है 593.477, इसको मैं रब कर देता हूँ. $593.477 बिलियन को याद रख लीजिएगा. ठीक है. वो तो लाइन उठा के चिपका देगा, सिंपल बात है. अच्छा, इंडिया का टोटल फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, अभी कितना वैल्यू है? $524.945 बिलियन. गोल्ड रिजर्व्स का कितना वैल्यू हो गया है? $45.127 बिलियन. एंड SDR का वैल्यू हो गया है $18.276 बिलियन. ओके.
India's reserve position in the IMF saw a dip of $35 million to so $5.130 billion हो गया इंडिया का रिजर्व पोजीशन इन IMF। ओके, सो फिगर्स को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सैंक्शन द वॉलंटरी स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ Maratha Sahakari Bank with the Cosmos Cooperative Bank। So Maratha Sahakari Bank and Cosmos Cooperative Bank का amalgamation या फिर आप बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। सो माराथा सहकारी बैंक अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। स्कीम विल कम इनटू फोर्स with effect from May 29, 2023. Okay. RBI had placed Maratha Sahakari Bank, which was founded in 1946 and has 7 branches in Mumbai under directions under Section 35 of the Banking Regulation Act. So Section 35 of the Banking Regulation Act 1949 के अंतर्गत इसको डायरेक्शंस के अंदर प्लेस किया गया, ठीक है। सो बेसिकली एमलगमेशन होने से पहले जो भी स्टेप्स होता है, ठीक है। The directions were extended from time to time. The scheme has been sanctioned in exercise of the powers conferred under subsection 4 of Section 44A, read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. Okay. So ये थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। जो एमलगमेशन हुआ वो बेसिकली subsection 4 of Section 44A along with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949 इसके अंतर्गत एमलगमेशन हुआ, ठीक है। All the branches of Maratha Sahakari Bank Limited Mumbai will now function as branches of the Cosmos Cooperative Bank Limited Pune with effect from May 29, 2023। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914, मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली जो माराठा सहकारी बैंक है उसको कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया है या फिर लेट्स से एमलगमेट किया गया है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज या फिर एक्ट्स, ठीक है। द आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कौन है? सीए मिलन काले, सीए मिलन काले ये रहे। एमडी कौन है? अपेक्षिता थिप्से, सो ये है अपेक्षिता थिप्से, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर थे एनसी केलकर। कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर तो बोल ही दिया पुणे में है एंड फाउंड कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। TVS Supply Chain Solutions Executive Vice Chairman R. Dinesh has assumed the office as the Confederation of Indian Industry President for 2023-24 while ITC Managing Director Sanjeev, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे चला गया, संजीव पुरी was named President Designate। ओके, सो आर दिनेश जो है CIA के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं और 2023-24, ठीक है। और जो आईटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी है उनको बना दिया गया है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। सो ये है संजीव पुरी, ये है आर दिनेश। CII National Council which met in New Delhi to elect new office bearers for 2023-24 also named EY Chairman India Region Rajiv Memani as Vice President। So राजीव मेमानी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो आर दिनेश जो है वो हमारे प्रेसिडेंट CIA के प्रेसिडेंट बन चुके हैं फॉर 2023-24, ठीक है। ये है CIA का लोगो। सो प्रेसिडेंट आर दिनेश है, यहाँ पे लिख दिया है। CI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, फाउंडेड ऑन 1895, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेपाल सेलिब्रेटेड भट्टो यात्रा विच इज ए public holiday in Kathmandu Hill. It is a part of Rato Machindranath Yatra, which is a month-long chariot procession. It originates at Kulchok, where chariot made of wood without use of iron nail is created, and the procession ends at Jwalakhet in Bhatto Jatra, a lost and found visual Nepali based photo of Rato Machindranath is displayed to the public to find its rightful owner in accordance with the legend and as per tradition, ठीक है। एनीवे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भोटो यात्रा कौन से कंट्री का फेस्टिवल है, ठीक है, नेपाल का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। काफी लंबा इवेंट है, मतलब ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023
was released by the International Transport Forum at the ITF Summit 2023 in Leipzig, Germany. दो चीज मिल गया, ठीक है। ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 किसने रिलीज कर दिया है? सो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अभी ITF, देखिए ITF का फुल फॉर्म मैंने देखा कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन भी है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि ITF ट्रांसपोर्ट आउटलुक जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने रिलीज किया है, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, तो ऑप्शंस क्या मिलेगा आपको भी नहीं पता, ठीक है। सो ITF का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ITF का समिट कहाँ पे हो गया 2023 वाला? लिप्जिग जर्मनी में, ठीक है। सो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ITF समिट 2023 लिप्जिग में हो गया है। Every 2 years, the International Transport Forum publishes the ITF Transport Outlook, which provides an overview of current trends and near-term prospects for the global transport sector based on its in-house transport model. Okay. Transport sector plays a significant role in increasing access to opportunities and influencing individuals' economic and social outcomes. It also contributes to sustainable development worldwide and is a crucial global factor in the 2030 Agenda for Sustainable Development. So basically, ये जो ट्रांसपोर्ट फोरम है या ट्रांसपोर्ट आउटलुक है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर डील करते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2023, जिसमें पोल्यूशन तो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है ना, प्लस आपका डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सो नॉट जस्ट पोल्यूशन, ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सब कुछ का ओवरव्यू कौन करता है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। However, the sector also accounts for 23% of the world's energy-related carbon dioxide emissions. Transport policymakers and planners therefore face a critical challenge: how to meet increasing transport demand while reducing emissions. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट का डिमांड तो बढ़ते ही जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे काफी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, हाइपर लूप बीच में आया था, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट तो चलता ही रहेगा, बट एमिशंस जो है हम लोग को रिड्यूस जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ITF contributes to meeting this challenge in multiple ways. So is decarbonizing transport initiative. The ITF provides decision makers with tools to select CO2 mitigation measures, CO2 मतलब carbon dioxide, that deliver on their climate commitments. The Secretariat to the UNFCCC has named the ITF as a focal point for transport under its Marrakech partnership. Okay. सो वही बोल रहा है यहाँ पे जो मैंने बोला कि ITF जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट को लेके, प्लस जो कार्बन इमिशन है उसको रिडक्शन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ओनली, ठीक है, वो सबको लेके ये बेसिकली डील करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है कि कैसे क्या टैकल करे। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस its CO2 emissions by approximately 80% over the next 25 years. So very important. सो अकॉर्डिंग टू द ITF रिपोर्ट क्या बोला जा रहा है कि CO2 का एमिशन रिड्यूस किया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 80%, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 25 years. Compared to 2019 levels, this ambitious reduction would contribute to the global effort of limiting temperature increase to well below 2 डिग्री सेल्सियस। तो बोला जा रहा है कि ये करने से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट सकता है, ठीक है, पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बाई 2 डिग्री घटने का चांसेस है। Government worldwide have a significant opportunity to save an estimated $4 trillion in road maintenance and investment by actively pursuing decarbonization strategies. So इससे जो है अगर हम लोग कार्बन एमिशंस रिड्यूस करते हैं then $4 trillion जो है वो सेव हो सकता है, पूरा टोटल सेविंग्स मतलब गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड का, ठीक है। The International Transport Forum is a think tank for transport policy under the Organization for Economic Cooperation and Development. So OECD के अंदर एक फोरम है, ठीक है। सो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं OECD है, ठीक है। जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है OECD. Lithuania holds the ITF presidency for 2023. Very important. So current ITF presidency किसके पास है? लिथुआनिया के पास। Brazil and Costa Rica became the 65th and 66th members of ITF during the
2023 समिट ऑन ट्रांसपोर्ट एनेबलिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी। सो ये जो ITF समिट हुआ था लिप्जिग में, यहाँ पे 2 कंट्रीज ने को मेंबरशिप मिल गया ITF का। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए मेरे? 66 ITF। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन कि टोटल मेंबर्स कितने हैं ITF के। ITF के टोटल मेंबर्स हैं 66। ठीक है, ITF के सेक्रेटरी जनरल कौन है? योंग ताई किम। चलिए थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है योंग ताई किम। ठीक है, ITF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक सेकेंड। तो योंग ताई किम है ITF के सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ITF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फिर ITF फाउंडेड ऑन 18 मई 2006। ITF मेंबर्स कौन है? कितने हैं? 66। हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। OECD के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियस कॉर्मन। सो ये है मैथियस कॉर्मन। ठीक है, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। सो ITF और OECD क्योंकि दोनों तो एक ही OECD के ही पार्ट है ना ITF, तो हेडक्वार्टर सेम जगह पे ही है। OECD वाज फाउंडेड ऑन 16 अप्रैल 1948। तब उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, Convention transforming the OEC into the OECD was signed at the Château de la Mute in Paris on 14th December 1960 and entered into force on 30th September 1961। इसका मतलब OECD का फॉर्मेशन हुआ था 30th सितंबर 1961 में। ठीक है, OECD के मेंबर्स देखिए 38 है। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि ITF के मेंबर्स जो है जो 66 मेंबर्स है उसमें से इंडिया एक मेंबर है, बट OECD का मेंबरशिप में इंडिया नहीं है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये है ITF का लोगो, ये है OECD का लोगो। ठीक है, इस इवेंट से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमको। ऑब्वियसली ये जो फैक्ट्स है वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। साथ में ITF समिट कहाँ पे हुआ था? लिप्जिग, जर्मनी में। और ITF का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। In a landmark decision, the World Meteorological Congress approved a new greenhouse gas monitoring initiative to support urgent action to reduce heat-trapping gases which are fueling temperature increase. The new Global Greenhouse Gas Watch will fill critical information gaps and provide an integrated operational framework which brings under one roof all space-based and surface-based observing systems as well as modeling and data assimilation capabilities. It will build on WMO's experience in coordinating international collaboration, weather prediction, and climate analysis, and on long-standing activities in greenhouse gas monitoring and research under the auspices of the Global Atmosphere Watch established in 1989 and its integrated Global Greenhouse Gas Information System. Okay, so ये जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल कांग्रेस है जो WMO का भी चल रहा है, ठीक है, सेशन जो 2 जून तक चलेगा। मैंने कल के एपिसोड में भी ये रिलेटेड बात किया था। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ है कि एक डिसीजन लिया गया है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच एक इनिशिएटिव है जिसको अनाउंस किया गया है या अप्रूव किया गया है। ठीक है, टू रिड्यूस हीट ट्रैपिंग गैसेस विच आर फ्यूलिंग टेम्परेचर राइज। सो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सो इनको रिड्यूस करने का एक मैकेनिज्म डिवाइस करने का बात चल रहा है अंडर द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। सो यहाँ से मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? सो WMO का। ठीक है, अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। बाकी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। Mountaineers of the National Institute of Mountaineering and Adventurous Sports in Dirang in Arunachal Pradesh have set out on a
यूनिक एक्सपेडिशन नेम हर्ष शिखर तिरंगा, ठीक है। द टीम इज इन द मिड्स ऑफ अ मिशन टू hoist द नेशनल फ्लैग ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो हर्ष शिखर तिरंगा के अंडर क्या किया जाएगा कि हर स्टेट का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है, उसको स्केल किया जाएगा, ठीक है, मतलब स्केल किया जाएगा प्लस टॉप में जाके इंडिया का जो फ्लैग है उसको पोस्ट किया जाएगा। In line with the Har Ghar Tiranga initiative, the Ministry of Defence has started the Har Shikhar Tiranga campaign across the country, aiming to make youths aware of the adventure sports, fitness, and potential of tourism in the region. The mission was flagged off by Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh, from Nimas Dirang. Har Shikhar Tiranga is a campaign under the aegis of the Azadi Ka Amrit Mahotsav to take the tricolor to all states of the country and host it on the summits to mark the 75th year of independence and to commemorate India's G20 presidency. ठीक है। सो बेसिकली ये इवेंट इसलिए ऑब्जर्व किया जा रहा है क्योंकि इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एज वेल एज इंडिया का G20 प्रेसिडेंटशिप जो है उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हर शिखर तिरंगा जो है वो कहाँ से स्टार्ट, मतलब कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था, तो दिरांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। द टीम आफ्टर स्केलिंग ऑल द पिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबमिटेड माउंट रियो उर्गिल इन हिमाचल प्रदेश ऑन 22 में, ओके। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सारा ऑलरेडी स्केल कर लिया गया है, अभी हिमाचल प्रदेश में माउंट रियो पुरगिल जो है उसको भी स्केल कर लिया, ठीक है। लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन विल बी सोमेश्वर फोर्ट इन बिहार which is around 800 meter and is expected to be touched in August. Highest peak under Indian control is Kanchenjunga in Sikkim but is closed for climbs. Next is Nanda Devi, but it's a World Heritage Site and a National Biosphere Reserve. So Kanchenjunga और नंदा देवी तो होगा नहीं। Thus the highest climbable mountain in India is Mount Kemet, which the team will summit in June. तो जून में वो करेंगे माउंट केमेट को मतलब माउंट केमेट में झंडा लहराएंगे एंड अगस्त में सोमेश्वर 14 बिहार वहां पे वो झंडा लहराएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अच्छा, एक जस्ट रिमाइंडर मैं दिला दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है उनका नाम, ठीक है, सो मैंने पहले डिस्कस तो किया है, वापस से एक रिमाइंडर दे देता हूँ। सो उनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। सो ऐसे बीच बीच में मैं कुछ रिकैप्स करता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ याद होता जाए, ठीक है। और कैपिटल आपको पता ही होगा, कैपिटल तो ईटानगर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पोस्ट अप्रूवल फ्रॉम यूरोपियन कमीशन, फ्रांस बैन डोमेस्टिक शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स वेयर ट्रेन ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट इन ए बिड टू कट कार्बन एमिशंस। सो जैसे कि देखिए कार्बन एमिशंस का लेके काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का स्टेप्स काफ़ी सारे कंट्रीज में वन वे और द अदर लिया जा रहा है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है कि फ्रांस ने क्या कर दिया है कि छोटा जो शॉर्ट फ्लाइट्स है, ठीक है, अगर उस रूट में आपका ट्रेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ट्रेन जर्नी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फिर वहाँ पे जो भी एयरवे सर्विसेज है उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। सो इंडिया में भी आई गेस ऐसा कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा? मुझे बताइएगा कमेंट्स पे। अच्छा, the law came into force 2 years after lawmakers had voted to end routes where the same journey could be made by train in under 2.5 years, 2.5 hours. The ban a first in Europe, so ये फर्स्ट कंट्री है यूरोप में जहाँ पे ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। Will initially be in place for 3 popular routes flying between Paris, Orly and Nantes, Lyon and Bordeaux. These flight routes will be banned for 3 years and then reassessed by the EC. Okay. ठीक है, हमारे लिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रिसेंटली कौन से यूरोपियन कंट्री में जो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स है उसको बंद कर दिया गया है टू कट कार्बन एमिशंस। आंसर इज फ्रांस, ठीक है।
नेक्स्ट इवेंट क्या है? कंगना रनौत won the बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर मूवी थलाइवी एट ओसाका तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जापान। सो कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया है ओसाका तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। थलापति विजय को मिल गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द मूवी मास्टर। ठीक है। सरपट्टा परम्बड़ई को मिल गया है बेस्ट फिल्म एंड उसके डायरेक्टर को मिल गया है रंजीत को मिल गया है बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है। युवन शंकर राजा बैग द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर मन्नाडू। एनी एस्पर वन द बेस्ट डायरेक्टर फॉर फोटोग्राफी। वेंकट प्रभु मीलवाई टू होम द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर अवार्ड फॉर मन्नाडू। ओके। अच्छा, बाकी जो भी अवार्ड्स है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो है बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है। बेस्ट मूवी भी, चार चार चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Boston Consulting Group released a report of the top 50 companies in 2023 that are most innovative in their operations. Okay, so BCG जो है उन्होंने एक टॉप 50 कंपनीज लिस्ट ऑफ मोस्ट इनोवेटिव ऑपरेशंस का लिस्ट रिलीज कर दिया है। ठीक है। टाटा ग्रुप इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 50 लिस्ट। सो इसको ध्यान में रखिए, आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट्स, ठीक है, were the only ones to be listed in the top 50 companies list of BCG for the most innovative operations। ठीक है। सो आंसर इज टाटा ग्रुप। बाकी जो 1 to 50 लिस्ट है उसका स्नैपशॉट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सो आप रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए एप्पल है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले कौन आता है उसका नाम जानना इंपॉर्टेंट है, तो एप्पल आता है। ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट जॉइंटली laid the foundation stone of the Little India Gateway to be built in Harris Park in Sydney as a symbol of friendship between the two nations and to recognize diaspora's immense contribution, मतलब Indian diaspora का immense contribution. Harris Park is a hub in Western Sydney where the Indian community celebrates festivals and events such as Diwali and Australia Day. ओके, सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने लिटिल इंडिया गेटवे इन इट्स हैरिस पार्क को बनाने का फैसला किया है। ठीक है। सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वाज लॉन्च्ड इन गोवा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है, स्टेट लेवल का एग्जाम है तो डेफिनेटली। तो नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वाज लॉन्च्ड इन गोवा। ठीक है। The People's Biodiversity Register serves as a comprehensive record of various aspects of biodiversity, including the conservation of habitats, preservation of land races, folk varieties, cultivars, domesticated stocks, breeds of animals, microorganisms, accumulation of knowledge related to area's biological diversity. As per the Biological Diversity Act 2002, biodiversity management committees are created for promoting conservation, sustainable use, and documentation of biological diversity by local bodies across the country. Okay. तो पहला लाइन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पीबीआर स्टार्ट किया गया है, गोवा में। ठीक है। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। तो ये है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा का कैपिटल पनाजी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? चिरा अकलेंदर रेड्डी। तो सीए रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 2003। सो ये है एनबीए का लोगो। ठीक है। ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन नहीं है। ठीक है। सो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आज का लास्ट इवेंट। रिनाउंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट रेने फ्लेमिंग एंड प्रीति येंडे अपॉइंटेड एज हुज गुडविल एम्बेसडर ऑफ आर्ट्स एंड हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसका। रेने फ्लेमिंग एंड प्रीति येंडे को हु का गुडविल एम्बेसडर फॉर आर्ट्स एंड हेल्थ बना दिया गया है। सो ये है रेने फ्लेमिंग और ये है प्रीति येंडे। ठीक है। बाकी सेकेंड लाइन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आज का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो 27 मई का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following was recently appointed as the president of Confederation of Indian Industry for 2023-24? R. Dinesh. Confederation of Indian Industry is located in
New Delhi. Amalgamation of Maratha Sahakari Bank with the Cosmos Cooperative Bank has been sanctioned under which of the below acts? Banking Regulation Act 1949. According to latest updates from RBI as on May 19, 2023, the total value of India's forex reserves is currently $593.477 billion. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तब था $588.78 बिलियन। बीच में कितना हुआ था? $599.529 बिलियन। ठीक है, जो कि घट के अभी वापस 593.477 में आ गया है। On the occasion of the inauguration of the new Parliament building in Delhi, the Union Ministry of Finance announced to release a commemorative coin with denomination of ₹75. What will be the total sitting capacity of the Lok Sabha in the new Parliament? 888. What will be the total sitting capacity of the Rajya Sabha in the new Parliament? 84. At the recently held World Meteorological Congress of the WMO, the World Meteorological Organization, which of the following initiatives were approved to reduce greenhouse gases? Global Greenhouse Gas Watch. Which of the following countries became the first country in Europe to ban domestic short-haul flights where train alternatives exist in a bid to cut carbon emissions? France. ITF Summit 2023 was held in which of the following cities? Leipzig. Organization for Economic Cooperation and Development has its headquarters in Paris. International Transport Forum has its headquarters in Paris. Which of the following is the capital of Nigeria? Abuja. बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो नाइजीरिया के ही सिटीज हैं। World Bank assisted rejuvenating watersheds for agriculture resilience through innovative development (VIVAD) program is being implemented to introduce modern watershed practices in the development of land resources under the Ministry of Rural Development and in the state of Karnataka and Odisha, both A and B. National campaign for updation and verification of People's Biodiversity Register was recently launched in which of the following states? Goa. Who among the following is the chairman of National Biodiversity Authority? Chira A. Reddy. Who among the following won the Best Actress award at the Osaka Tamil International Film Festival in Japan? Kangana Ranaut. Boston Consulting Group recently released a report of the top 50 companies in 2023 that are most innovative in their operations. Which of the Indian companies featured in the list? Tata Group. Who among the following were recently appointed as WHO Goodwill Ambassador for Arts and Health? Renee Fleming and प्रीति यंडे। ठीक है, सो दोनों को ही किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में बोथ एन भी होना चाहिए था। एनीवे, सो बोथ एन भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए। बोथ ए एंड बी। The government of which of the following countries recently announced to build Little India Gateway in Harris Park, where the country's Indian community celebrates festivals and events such as Diwali, etc.? Australia. The Harsh Shikhar Tiranga expedition was launched from which of the following states? Arunachal Pradesh. India is a member of which of the following organizations? OECD का नहीं है, यूरोपियन यूनियन का नहीं है, ITF. How many members are there in the International Transport Forum? 66. Hoto Jatra festival is celebrated in which of the following countries? Nepal. Which of the following will be the theme of Lok Sabha in the new Parliament building? Peacock. लोटस जो है राज्यसभा का थीम होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है इस वीडियो में या इस एपिसोड में, तो मुझे नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद एंड गुड नाइट।